नमस्कार। भृगु लीनियर पॉडकास्ट में मैं राजीव भार्गव आपका स्वागत करता हूँ। एक समय था जब हमारे घरों में रेडियो हुआ करते थे। हम उस पर जो न्यूज़ रीडर हुआ करते थे, उनकी आवाज़ के दीवाने हुआ करते थे। फिर आया टेलीविज़न का ज़माना और हम सब जानते हैं कि तब टीवी पर बड़ी बेसब्री से समाचारों का इंतज़ार किया करते थे। कौन नहीं जानता कि वो न्यूज़ रीडर बॉलीवुड स्टार्स से भी ज़्यादा नामचीन हुआ करते थे। वही ट्रेंड आज भी जारी है। उन्हीं लोगों में से एक ऐसी ही हस्ती से हम आपको आज मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत नाम कमाया है। इन्होंने भारत के बड़े-बड़े चैनल्स पर एंकरिंग और न्यूज़ रीडिंग करके अपना एक मुकाम बनाया है। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको ऋचा शर्मा भार्गव जी से। नमस्कार ऋचा जी। नमस्कार। आप एक सीज़न्ड जर्नलिस्ट हैं। आप 13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आपने बहुत बड़े-बड़े चैनल्स के साथ काम किया। कैसा रहा आपका अनुभव? मेरी शुरुआत मुंबई में हुई थी, मेरी पैदाइश भी मुंबई से है। वहाँ पे मैंने सबसे पहले मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी, वो आज तक के साथ थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी मुंबई में सराफ कॉलेज में। वो मेरा सबसे पहला अनुभव था जर्नलिज्म के प्रति और वहीं से एक जिसे बोलते हैं चस्का या कीड़ा शुरू हुआ कि मुझे एक रिपोर्टर बनना है या जर्नलिस्ट बनना है। अ, वो जर्नी के बाद फिर मैंने और भी इंटर्नशिप्स की अलग-अलग चैनल्स में, वहाँ के रीजनल चैनल्स में भी काम किया एज़ एंकर एंड रिपोर्टर। और जब वो सफर पूरा हुआ उसके बाद मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में जाना था, लेकिन वो इतना आसान नहीं था क्योंकि फ्रेशर्स को लोग लेना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने खुद ही अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया और लोगों के साथ काम किया, तब जाकर मुझे मेरा पहला ब्रेक जो है वो एएनआई के साथ फॉर चैनल न्यूज़ एशिया मिला था। अपने बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म, स्कूलिंग, कॉलेज, शिक्षा आदि-आदि। जी, मेरा जन्म मुंबई में गोरेगाँव इलाके में हुआ था। मेरे जो माता-पिता हैं, वो भी मुंबई से ही हैं, उनकी भी पैदाइश मुंबई की है। सो आई एम इन अ वे सेकंड जनरेशन इन मुंबई, एक्चुअली थर्ड आफ्टर माय ग्रैंडमदर। सो वहीं मेरी स्कूलिंग डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय बीसीजी ग्रुप में हुई फ्रॉम टिल माय 10th स्टैंडर्ड। फिर 11th स्टैंडर्ड में मैंने दुर्गा देवी सराफ कॉलेज, जो एक गर्ल्स कॉलेज था, उसमें उसमें मैंने एडमिशन लिया। 12th के बाद अ, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एमबीए करना है या बीबीए करना है, जो एक एक्सटेंशन है एमबीए के ग्रेजुएशन या मास्टर्स का। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक्चुअली ये सजेस्ट किया कि आप जर्नलिज्म में अच्छा करोगे और मेरी रुचि तो हमेशा से ही थी जर्नलिज्म के प्रति, बिकॉज़ मेरे घर में भी न्यूज़ को देखना, पेपर पढ़ना, मैगज़ीन्स आर्टिकल पढ़ना और हर शाम को खाते वक़्त या वैसे भी हमारे यहाँ पे कल्चर था कि सुबह और शाम को न्यूज़ देखना ही है। तो वहीं से एक रुचि शुरू हुई जब हम कारगिल वॉर देखते थे टीवी पे या बरखा दत्त को एंकरिंग करते हुए देखते थे, तब वो रुचि शुरू हुई। स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, बीएमएम किया। उसके बाद साथ ही साथ मैंने देखा कि मुझे मास्टर्स करना है लेकिन काम भी करना है, बिकॉज़ मीडिया ऐसी फील्ड है जहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। तो बीएमएम के बाद मैंने मास्टर्स जो केपीपी हिंदुजा कॉलेज है, वहीं चरनी रोड मुंबई में, वहाँ पे एडमिशन लिया इंटरव्यू देने के बाद। उसके साथ ही मैं वहाँ के एक लोकल रीजनल चैनल में भी काम करने लगी एज़ अ एंकर रिपोर्टर। हर व्यक्ति अपने बचपन में किसी न किसी से प्रभावित रहता है। आपके रोल मॉडल कौन थे? बचपन में हमारे फैमिली में हम सिनेमा, टेलीविज़न में बहुत रुचि रखते थे। मेरी माँ जो थीं, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा आर्ट्स में एक्टिव रही हैं। मेरे पापा भी जो थे वो ड्रामेटिक्स, अपने कॉलेज में वो जीएस रह चुके थे। उन्होंने भी बहुत एक्टिवली ड्रामा एंड स्टेज किया हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो जीन्स में भी आया है, बिकॉज़ मैंने आर्ट्स, म्यूज़िक एंड इस तरह के मीडिया में हमेशा ही अपने पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेते हुए देखा है। तो बचपन में आई वुड से कि यही जैसे न्यूज़ देखते हुए टेलीविज़न में एंकर्स को न्यूज़ पढ़ते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए देखा, तो ऐसा लगा कि ये भी कुछ है जो प्रोफ़ेशन हम चूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक वहीं से मेरा एक जर्म शुरू हुआ था जर्नलिज़्म के करियर के लिए, जहाँ और मेरी पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने कभी नहीं रोका कि बिकॉज़ मेरे साथ और भी लड़कियाँ थी जो पढ़ रही थी या वो इसमें रुचि लेना चाहती थी,
लेकिन उनको फैमिली सपोर्ट नहीं था। लेकिन मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जो थी, वो मुझसे ज़्यादा मोटिवेटेड थी मुझे इस करियर में भेजने के लिए। आपने बैचलर्स इन मास मीडिया की शिक्षा ग्रहण की है। इसका मतलब आपका ग्लैमर के प्रति झुकाव शुरू से था? ग्लैमर से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि मुझ में मीडिया या टीवी या स्क्रीन के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहा है। ऑफ कोर्स सिनेमा और टेलीविज़न गो हैंड इन हैंड, बट हाँ, बचपन से ही टेलीविज़न के सामने बैठ के घंटों टीवी देखना या न्यूज़ देखना या फ़िल्में देखना या शोज़ देखना, ये हमेशा से हमारे घर में वो एक कल्चर रहा है। तो उसका भी प्रभाव मुझे लगता है, या इवन न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स पढ़ना, बिकॉज़ पहले इंटरनेट था नहीं जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, एंड एक्सेस टू इंटरनेट एंड कंप्यूटर वाज़ ओनली लिमिटेड टू स्कूल, या अगर आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आता था, और मोबाइल फ़ोन भी बहुत लेट आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट आई सॉ, कि घर में हमारे यहाँ पेरेंट्स कैसे क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, साथ ही साथ मूवी गोइंग कल्चर भी फैमिली में था। तो आई थिंक इट वाज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज़ थिंग्स दैट लेड टू माय अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस फील्ड। आप टीवी इंडस्ट्री के किस एंकर या पर्सनैलिटी से प्रभावित हैं? या आप अब किसे अपना रोल मॉडल मानती हैं? देखिए, जब मैं छोटी थी या बचपन में जब मैंने पहली बार समझा कि न्यूज़ एंकरिंग क्या होती है या न्यूज़ पढ़ना क्या होता है, तब मैंने सबसे पहले प्रणॉय रॉय और बरखा दत्त और एनडीटीवी के एंकर्स को देखा। एंड लेटर इन माय लाइफ आई डिड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आल्सो बी इन दैट सेम ऑफिस एंड वर्क विद अ फ्यू ऑफ देम एज़ वेल। इवन सोनिया सिंह फॉर दैट मैटर, जो हमारी मैनेजिंग एडिटर थी जब मैं एनडीटीवी में थी। लेकिन आई थिंक ये जो कुछ नाम थे एनडीटीवी से जुड़े हुए, और उस टाइम 1-2 चैनल ही हुआ करते थे। एक स्टार न्यूज़ था और एक एनडीटीवी, और आई थिंक वो साथ में ही काम करते थे उस वक़्त, एक ही था चैनल था। तो उस पर इन लोगों को देखकर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली। फिर साल दर साल वो चेंज होता रहता है कि जहाँ हम न्यू फेसेस देखते हैं, न्यू टैलेंट देखते हैं, वो आज के टाइम पे जैसे पल्की शर्मा उपाध्याय, जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। लेकिन एज़ माय प्रीवियस या ओल्ड मॉडल, जब मैं छोटी थी तब मैं एनडीटीवी के बरखा दत्त को, प्रणय रॉय को अपना आइडल मानती थी। आपने एक विदेशी चैनल न्यूज़ एशिया सिंगापुर के लिए भी कार्य किया है। क्या फ़र्क महसूस किया भारतीय या विदेशी चैनल में? देखिए, मुंबई में एएनआई जो है एक न्यूज़ एजेंसी है। मुंबई में नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरे देश और पूरे एशिया में न्यूज़ एज़ एन एजेंसी काम करती है। तो उन्होंने एक चैनल न्यूज़ एशिया के साथ टाई अप किया था, जिसके लिए उस उन्होंने मुझे एज़ अ ब्यूरो रिपोर्टर हायर किया था मुंबई में। तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि सिंगापुर में अगेन उनका जो न्यूज़ पढ़ने का स्टाइल है या न्यूज़ बताने का स्टाइल है, या उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, या बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत अलग थी इंडियन मीडिया से। इंडिया में फिर भी हम, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा रॉ और रियल टाइम न्यूज़ दिखाते हैं। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा पैकेजिंग में और हर चीज़ में लाइव न्यूज़ से ज़्यादा वो अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क नज़र आया कि आप आपका लुक कैसा है, आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो, आपका प्रोनंसिएशन कैसा है, वो सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान होता था, जो मुझे एक बड़ा डिफ़रेंस लगा इंडियन मीडिया में और वहाँ सिंगापुर बेस्ड चैनल। रिपब्लिक टीवी के कार्यकाल का कुछ अनुभव साझा कीजिए। जी। सो रिपब्लिक मेरे लाइफ में तब आया जब मैं अपने आप को थोड़ा और एक्सप्लोर करी थी दिल्ली में आके। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादातर रिपोर्टिंग रोल्स किए थे। मेरा लास्ट स्टिंट मिरर नाउ के साथ था। वहाँ पे जब एज़ अ फील्ड रिपोर्टर मैं काम करती थी, पूरे मुंबई में क्राइम स्टोरीज़ कवर करने से लेके पॉलिटिक्स, इलेक्शन, सिविक इश्यू सब कुछ किया। फिर जब मुझे ट्रांसफर हुआ दिल्ली, तो मेरा पहला जॉब एनडीटीवी में था। एनडीटीवी में मुझे एंकरिंग से ज़्यादा वहाँ के डेस्क को और न्यूज़ कैसे आउटपुट बेस्ड जाती है, उसको सीखने का ज़्यादा मौका मिला। तो रिपब्लिक मेरे लाइफ में तब आया जब मैं ये सब सब कुछ सीख के एक्सपीरियंस करके आ गई थी, एंड दे वर इन नीड ऑफ एन एंकर। सो उन्होंने मुझे एज़ अ न्यूबी एंकर फुल ऑन सपोर्ट किया, और एक तरह से मुझे पूरा जो मेरे में एक रफ एजेस हुआ करते थे, या मेरी लैंग्वेज इतनी प्रोफिशिएंट नहीं थी उस वक़्त फॉर एन एंकर, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कर करके बुलेटिन्स दे के बढ़ा के उन्होंने मुझे एक तरह से पॉलिश कर दिया। So that experience for me has been for a lifetime, I would say, and giving an opportunity to a new young face, and also in a way giving
दैट अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग आवर्स या आफ्टरनून जब प्राइम टाइम जिसको नहीं माना जाता है, लेकिन इवन इन द इवनिंग्स फॉर दैट मैटर। अर्नब गोस्वामी के बुलेटिन के पहले वाला बुलेटिन हो या उनके लीड अप के बुलेटिन हो या कभी कभार उनके बुलेटिन के बीच में भी रिपोर्टिंग करनी हो, तो कई बार मुझे अपॉर्चुनिटीज दी गई और फील्ड में जाके भी दिल्ली एनसीआर में रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार हुआ, जहाँ पे मुझे रिकग्निशन मिला, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, मेरी ओवरऑल जो फॉलोइंग सोशल मीडिया पे थी वो भी बढ़ी। मीडिया में एक शब्द का बहुत प्रचलन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल, बीट। इसका क्या मतलब होता है? सो बीट वो एक एक तरह का एक ऐसा टर्म है जो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, एक तरह का एक ब्रांच कह लीजिए या आपकी एक्सपर्टीज या एक सब्जेक्ट मैटर कह लीजिए, जो एक, या आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो या क्राइम कवर कर सकते हो या आप सिविक इश्यूज कर सकते हो, स्पोर्ट्स एंकर्स होते हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं। तो ये अलग अलग बीट्स जिसको बोलते हैं जर्नलिस्टिक टर्म्स, जो आप सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो या इसको एक तरह का स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं इन लेमैन्स टर्म, जिसमें मेरे हिसाब से मैंने जब शुरुआत की थी तो आई डेंट हैव द ऑप्शन टू चूज अ बीट, सो वी यूज्ड टू कवर एवरीथिंग, मोस्टली सिविक इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स इन मुंबई। बट जैसे एंड इवन क्राइम फॉर दैट मैटर, जो नॉर्मली लड़कियां नहीं चूज करती हैं, लेकिन मैंने एक्सटेंसिवली मुंबई में, आई थिंक आई हैव नॉट लेफ्ट एनी पुलिस स्टेशन, एनी कोर्ट जिसमें मैंने जाके रिपोर्टिंग ना की हो। सबसे डेंजरस इलाकों से लेकर, डेंजरस स्टोरीज से लेकर, सबसे इस तरह के सिचुएशन में भी मैंने रिपोर्टिंग की, जेल्स के बाहर बड़े बड़े केसेस लाइक इंद्रानी मुखर्जी, उन सब के लिए भी मैंने रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि वो मुझे रुचि करता था। मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करने में बहुत ज्यादा रुचि थी, उसके साथ मुझे सिविक एंड पॉलिटिक्स कवर करने का भी मौका मिला महाराष्ट्र में। सो बीट in short, I would say, is more like a subject specialization that the reporter has. क्या कभी किसी क्रिमिनल से भी मुलाकात हुई है आपकी? लॉ के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जब तक कोई अक्यूज्ड, उसका गुनाह घोषित नहीं होता, उसे क्रिमिनल करार नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, जब हम कोर्ट में जाते थे, जब हम बड़े बड़े केसेस कवर करते थे, लाइक इंद्रानी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी वाला जो केस था जो बहुत फेमस हुआ था, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता था, जहां हम वी यूज्ड टू बेसिकली कैच देम आउटसाइड द कोर्ट, समटाइम्स इन द कॉरिडोर, आस्क देम क्वेश्चंस, एंड आई वुड से कि दैट वाज वन ऑफ द मेन और द प्रोमिनेंट फेसेस आई रिमेम्बर, जो उस वक्त जिसकी केस की सुनवाई लगातार चलती थी। उसके अलावा बाइकला जेल में मुझे याद है एक राइट हो गया था जहाँ पे इंद्रानी मुखर्जी थी, तो वहां पे लेडीज जेल में राइट हुई थी, तो उसके लिए मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की थी। ऑफ कोर्स हम बाहर रहते थे, बट वहां पे जेलर से जाके बात करना, वहां के सुपरिटेंडेंट से जाके बात करना, वहां की वीडियोस निकालना, वहां के लोगों से खबरें निकालना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों इतना इस तरह का राइट हुआ, बहुत सारी चीजें जो थी हमको मिली कवर करने के लिए। इसके अलावा छोटे मोटे क्राइम्स हो गए, और इन सब सिचुएशंस में तो ऑफ कोर्स वी हैड टू मीट क्रिमिनल्स, वी हैड टू सी देम, नॉट बेसिकली टॉक टू देम एवरी टाइम, बट उनके बारे में खबरें निकालने से लेके उन्होंने क्या साजिश रची से लेके सब कुछ हमको पता करना पड़ता था, पुलिस, लॉयर्स एंड इवन विद देयर फैमिली मेंबर्स। हम सबको पता है मीडिया एक बहुत फास्ट पेस्ड 24 घंटे काम करने वाली इंडस्ट्री है। कैसे आप मैनेज करती थी अपने जॉब और पर्सनल लाइफ को? देखिए, शुरुआत में तो जब मैंने शुरू किया इस फील्ड में, तब मैं मैरिड नहीं थी, आई हैड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। Of course, when you stay with your family, you are more free to do whatever. And my parents were very supportive always. They never questioned me कि, of course, they did want to know कि मैं कहाँ हूँ और कब तक आ रही हूँ, लेकिन उसके अलावा मुंबई as a city where I started my career from is very safe for women. So I never had to face that situation where my parents were too concerned. प्लस मैं जिन कंपनीज के लिए काम कर रही थी, दे ऑल्सो मेड श्योर दैट द विमेन वर प्रोटेक्टेड। टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, आई थिंक आई हैड टू मेंटेन दैट मोर आफ्टर आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड आई गॉट मैरिड। तो जब हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, वेयर यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू हैव टू लुक आफ्टर योर होम, एंड आई थिंक दैट इवन इंक्रीजेस व्हेन यू ब्रिंग अ चाइल्ड इन द सिचुएशन। बट उस वक्त आई वुड से कि ओवरऑल वही है वर्क लाइफ बैलेंस। अब अगर आप चाहते हैं मेंटेन करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्कaholic की तरह काम करना चाहते हैं तो आप 24 घंटे भी काम कर सकते हैं, तो मीडिया में वो भी कम है। अब आपने मीडिया इंडस्ट्री छोड़कर डिजिटल स्पेस में कदम रखा है।
इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे कि मैंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत आवश्यक है और मैंने 12-13 साल अपने आप को मीडिया के लिए दिए। उस वक़्त मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज़ ने, हर किसी ने सपोर्ट किया। लेकिन जब आई हैड अ चाइल्ड ऑफ माय ओन, आई सॉ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं और चेंज हो गई हैं। ही वांटेड एंड ही नीडेड माय सपोर्ट एंड माय प्रेजेंस। तो तब मैंने डिसाइड किया कि बिकॉज़ एज़ वन ऑफ द प्राइमरी केयरगिवर्स आई हैड टू मेक दैट शिफ्ट कि वे जहाँ मेरे वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा स्टेबल रहें और उसके लिए भी कंफर्टेबल रहे सिचुएशन, मेरे हस्बैंड के लिए भी कंफर्टेबल रहे। उन सब चीज़ों का मिश्रण करके मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल मीडिया इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मी एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई चोज़ दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज़ इट्स द न्यू थिंग। आज हर इंसान अपना डिजिटल मीडिया में अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है, अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहता है। भले वो छोटा से छोटा कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, लेकिन वो जाके अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस दिखाना चाहता है। So I thought that this is the future and that's the reason I made this shift. जर्नलिज्म बहुत हाई प्रेशर जॉब होता है। कोई ऐसी स्टोरी जब आपको लिखी गई स्क्रिप्ट से अलग हटके कुछ और कहना पड़ा हो, बोलना पड़ा हो? आई मीन इम्प्रॉम्प्टू कैसे हैंडल किया आपने? I would say I would divide this question into two half. The first half is about मेरा जब रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स हुआ करते थे, जब हमको हमारे असाइनमेंट के लोग जो हैं न्यूज़ डेस्क से बोलते थे कि ये स्टोरी ब्रेक हुई है, आपको जाना है। तो इस दौरान जो सबसे प्रोमिनेंट स्टोरी मैं जिसको बोलूंगी वो थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही लंबी मार्च निकाली थी। लेकिन उसके पहले मुझे मौका मिला गाँव में, महाराष्ट्र के पिछड़े गाँव में जाने का, जहाँ पे उनके घरों में जाके, उनके खेतों में जाके देखने का कि किस तरह की वो स्ट्रगल करते हैं। डे टू डे पे उनको कितनी कमाई होती है, नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या सच में कुछ राहत मिल पाती है कि नहीं? कितनी मेहनत के बाद उनके घर में कितना पैसा आता है। तो उस स्ट्रगल को देख के मुझे एक तरह से एक ऊर्जा मिली कि मुझे इस पे और काम करना है, इस तरह की कहानियों को और व्यूअर्स के लिए सामने लाना है। और दूसरी तरफ जब अगर मैं एंकरिंग की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंकरिंग में कई बार हमको एक तरह से ब्लाइंड एंकरिंग करनी पड़ती है, जहाँ हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, बस हमको 2 लाइन या 1 लाइन दी जाती है कि आप ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पे अटैक हुआ है, यहाँ पे किसी नेता ने कोई बात कर दी है या किसी कॉमेडियन ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है या किसी फिल्म स्टार ने ये बात कह दी है। तो उसी पर हमको रिएक्शन देने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है, बिना ज़्यादा खबर या बिना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के। तो वो एक चैलेंज जो है हमें डे टू डे पे फेस करना पड़ता था एज एंकर्स। आप इतनी अनुभवी हैं, आपने सिचुएशन टैकल कर ली, पर जो अभी नए-नए इस फील्ड में आए हैं, उनको क्या सलाह देंगी? आई वुड ओनली सजेस्ट या एक तरह से जो मैं राय देना चाहूंगी यंग जर्नलिस्ट को कि कोई भी असाइनमेंट वो किसी को छोटा ना समझे कि ये असाइनमेंट मेरे लिए छोटा है तो मैं इस पे कम मेहनत करूंगी और ये एक बड़े फिल्म एक्टर या एक फिल्म नेता के साथ मेरा इंटरव्यू है तो मैं इस पे ज्यादा मेहनत करूंगी या करूंगा। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपके हर असाइनमेंट और हर रिपोर्टिंग को आप एक ही तरह से देखें और उतना ही एफर्ट डालें ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो दिन पर दिन इंक्रीज हो और जब आपका कोई न्यूज़ पढ़े या देखे तो उसे ऐसा लगे कि हाँ, इसने इस पे मेहनत की। आप मुंबई से हैं, अब काफ़ी समय से दिल्ली में हैं। मुंबई या दिल्ली? मुंबई मेरी जन्मभूमि है और शुरुआत में मेरी कर्मभूमि भी थी, तो उससे मेरा लगाव हमेशा रहेगा। लेकिन दिल्ली अभी फिलहाल मैं यहाँ रह रही हूँ, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी आई वुड से और माय फर्स्ट लव वाज़ ऑलवेज़ मुंबई। चाय या कॉफ़ी? चाय घर पे, कॉफ़ी बाहर। एक कोई स्टोरी जो आप करना चाहती थी और मिस हो गई, ऐसा क्या था उसमें? जब मैं एज एन एस्पायरिंग बडिंग एंकर थी या मैं बचपन में भी जब न्यूज़ देखती थी तो एनडीटीवी और स्टार न्यूज़ के एंकर्स मुझे बहुत प्रभावित करते थे, बी इट प्रणॉय रॉय, बरखा दत्त या उसी लीग के जितने भी सोनिया सिंह जैसे कितने सारे एंकर्स, वहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स थे, जिनके साथ बाद में जाकर मुझे काम करने का भी मौका मिला। सो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे और आज के दौर में आई वुड से कि पलकी शर्मा उपाध्याय इज़ वन ऑफ द फ्यू एंकर्स हू आई फील he inspires me a lot. मुंबई की बारिश या दिल्ली की सर्दी? मुंबई की बारिश। एक बात जो लोगों को आश्चर्य में डालती है, मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो गया किसी गांव में, जैसे अभी रिसेंटली धराली में हुआ, 1:10 पे हादसा हुआ और 1:20-25 पे वहां की वीडियोस चैनलों ने चला दी। एकदम से ऐसे वीडियोस और फोटोज आपको कहाँ से मिलते हैं? जो रिमोट इलाके हैं, जो मेन सिटीज है वहां तो हर चैनल के ब्यूरोज होते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, हर जगह ब्यूरोज बने हुए हैं जहाँ पे उनके रिपोर्टर्स होते हैं, जाके स्टोरीज कवर करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉलर टाउन्स है, 2 टियर 3 टियर सिटीज एंड टाउन्स एंड विलेजेस हैं,
वहां पे भी इनके स्ट्रिंगर्स होते हैं, छोटे स्टूडेंट रिपोर्टर्स होते हैं, और बहुत सारे वहीं के जो राही लोग हैं वो जाके उनको जो है क्लिप्स बना के देते हैं, रिपोर्ट बना के देते हैं। तो एक तरह से वो एक सिटीजन जर्नलिस्ट का काम करते हैं, और उसी जरिए से जो है आज के इंटरनेट के जमाने में बहुत ही आसान हो गया है कहीं भी, कहीं से भी कहीं क्लिप्स भेजकर इंफॉर्मेशन बांटना। आपकी लाइफ बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत टफ थी। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, शिफ्ट्स में ड्यूटी चलती थी। आपके हस्बैंड सार्थक भार्गव का इस पर क्या रिएक्शन होता था? इसमें भी मैं अपने एक्सपीरियंस को 2 भागों में बाँटूँगी। पहले मेरी शादी के पहले का भाग, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ रहती थी। वहाँ पे जो था, आई वुड से कि सिमिलरली मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी मेरे टाइमिंग्स को लेके मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, और उन्होंने कभी भी मुझे सवाल नहीं किए। दूसरी तरफ आई वुड से शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी मेरे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे सुबह उठ के जाने में ऑफिस पे कभी आपत्ति नहीं जताई। उनके सपोर्ट के बगैर शायद मैं ये काम नहीं कर पाती। अब आपने मीडिया इंडस्ट्री छोड़कर डिजिटल स्पेस में कदम रखा है। इसके बारे में कुछ बताइए? न्यूज़ मीडिया और डिजिटल मीडिया में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों विजुअल मीडियम है, जहाँ अपने आपको एक स्क्रीन में प्रेज़ेंट करना है, और मीडियम्स अलग हैं क्योंकि आजकल दोनों ही लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कंटेंट शेयर करने के लिए। बट न्यूज़ मीडिया इज़ मोर रियल टाइम, मोर करंट अफेयर्स बेस्ड, मोर ब्रेकिंग न्यूज़ बेस्ड, व्हिल एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएशन इज़ मोर एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर, जो कि किस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करना चाहता है, और किस तरह से अपनी स्टोरीज जो एक पॉडकास्ट के फॉर्म में बता सकता है, एक रील के फॉर्म में बता सकता है, एक ट्यूटोरियल के फॉर्म में बता सकता है, या एक म्यूजिक वीडियो के फॉर्म में बता सकता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस मुझे नजर आता है ऋचा न्यूज जी, मीडिया आपका और डिजिटल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने बिज़ी शेड्यूल से कीमती वक़्त दिया। सवाल और भी बहुत हैं, शायद पार्ट 2 भी बनाएँ। धन्यवाद राजीव।